देखिए आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने वाले हैं, बीओपी इसको बोलते हैं। देखिए पेमेंट या तो आप लेते हैं किसी से कुछ लेना है, पैसे लेने हैं तो पेमेंट लेते हैं आप, या उसको पेमेंट देते हैं। जब पेमेंट लेते हैं, याद रखिए जब आप किसी से किसी भी तरह से पैसा लेते हैं तो आप भले ही आपने उससे उधार लिया या आपने अपनी कोई चीज़ बेच के उससे लिया या उसने आपको वैसे दिया, किसी भी तरीके से आपने लिया तो आपके पास क्या हुआ, पैसे का इनफ्लो हुआ, आपके पास पैसा आया। आपके अकाउंट में अगर आपने लिया तो आपके पास पैसा क्रेडिट हुआ। आप किसी को पैसा देते हैं, किसी भी कारण से आप दें, तब पैसे का डेबिट होता है। इस बात को याद रखिएगा, आउटफ्लो होता है फिर पैसे का। ये दो बातें बहुत ध्यान से समझने की हैं, केवल इतना ही है बीओपी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है कि किसी एक कंट्री और बाहर के देशों के साथ उसका जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी जो पेमेंट हुई है, मतलब उसने पैसे दिए हैं, यानी कि इंटरनेशनल करेंसी इस समय डॉलर काम कर रही है, तो उसने कितना डॉलर दिया है, कितना उसने डॉलर लिया है, यानी कि उसकी रिसिप्ट ऑफ डॉलर और उसकी पेमेंट ऑफ डॉलर का एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका एक रिकॉर्ड है, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्रीज या बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तरफ है करंट अकाउंट, एक तरफ है कैपिटल अकाउंट, और बहुत बार ये जो तीसरा वाला है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया को हम इसमें देखेंगे तो ऑफिशियल रिजर्व ऑफ आरबीआई हम इसमें देखेंगे। इसको बहुत बार कैपिटल अकाउंट के पार्ट के रूप में देख लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट। देखिए बीओपी जो है, अगर आप देखें तो बीओपी किस तरह से बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट कभी कभी आप इसमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई भी डाल सकते हैं, या ये इसी का पार्ट अगर कंक्लूड कर लेते हैं आप तो आप करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जो है, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 स्थितियां बन सकती हैं, 3 कंडीशंस बन सकती हैं। या तो इन दोनों के जोड़ने से कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, मान लीजिए 5 है और 5 है तो 5 + 5 10, एक पॉजिटिव नंबर आया। हो सकता है 0 आ जाए, 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, या यहां पर 5 और यहां पर -5। किसी भी कंडीशन में यहां पर 0 हो सकता है। हो सकता है कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, यहां 5 था और यहां -15 था तो -10 आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। तो जब 0 आता है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट बिकम्स 0, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड बीओपी। जैसे हमने गवर्नमेंट बजट में देखा था ना, बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट और अनबैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट, तो यहां पर पॉजिटिव आ गया तो सरप्लस बीओपी, और यहां नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब डेफिसिट बीओपी, डेफिसिट बीओपी। अब हम देखेंगे कि ये अकाउंट किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या सिस्टम इसमें है वो हम देखते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट जो है, ये कैपिटल अकाउंट आपके बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे चीजें आती हैं इसमें, एनआरआई डिपॉजिट्स आ जाते हैं, बट मेनली ये दोनों है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट आ जाता है इसमें बहुत बार, वो सब बातें हमें इसमें नहीं पढ़नी है, हम इसमें बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। देखिए जब बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट है, अगर बोरोइंग की बात की जाए तो वो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो भी तो एक तरह की बोरोइंग ही है, वो भी इसी में काउंट हो जाती। एनआरआई के डिपॉजिट्स भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। देखिए कैपिटल अकाउंट की बात की जाए और करंट अकाउंट की बात की जाए तो इसमें बहुत सिंपल सा डिफरेंस क्या है, नेट बोरोइंग और नेट इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट जहां आती है
तो जब आपने उधार लिया किसी से, तब आपके पास क्या होगा, आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। और जब किसी ने आपके यहां इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी तो एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि एसेट लायबिलिटी स्टेटस में चेंज आया। तो जो अकाउंट एसेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज कर दे, इंपैक्ट करे उसके ऊपर, वो कैपिटल अकाउंट है। एंड द अकाउंट दैट डज नॉट इंपैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस इज नोन एज करंट अकाउंट। और डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं इसकी, तो सिंपल है ही कि द अकाउंट दैट इंपैक्ट्स the asset and liability status of a country is capital account. Current account is the account that deals with export and import of goods, export and import of services and transfers. अब इन ट्रांसफर्स में क्या है, ये ट्रांसफर क्या होते हैं, देखिए आपने देखा दो चीजें होती हैं, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम इज अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। जैसे कि आपने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो लैंड जिस आदमी ने दी उसको आपने रेंट दिया, लेबर को आपने वेजेस दी, कैपिटल को आपने इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर लास्ट में अपना प्रॉफिट ले जाता है। तो ये रिस्पेक्टिव रेन्यूमरेशंस जो हैं यही एक्चुअल में फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम होती है वो इनकम जो आपने बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिए गेन की। जैसे कि आपने कोई गिफ्ट लिया, गिफ्ट आपको कोई मिलता है, आपको कोई रेमिटेंसेस मिलती हैं बाहर से, ठीक है। अब इन ट्रांसफर्स में दो तरह की ट्रांसफर्स दिखाई गई, एक यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, हालांकि वन वे होती हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है यूनिलैटरल, और एक कैपिटल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर्स की बात की गई यहां पर। देखिए यूनिलैटरल ट्रांसफर्स तो वही ट्रांसफर जो मैंने आपको अभी बता दी, और कैपिटल ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें, कैपिटल ट्रांसफर्स ये आपके उस गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर था उसमें जो आपने देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, जो अच्छी रिसिप्ट्स नहीं होती, जो आपकी एसेट को या तो घटा देती हैं, लायबिलिटी को बढ़ा देती हैं, इस तरह की जो जैसे ट्रांसफर है। तो ये ट्रांसफर में मान लीजिए क्या इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट कैपिटल ट्रांसफर है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट के बदले कौन सी प्रोडक्टिव सर्विस मिली थी। देखिए जो भी रेन्यूमरेशन 4 प्रोडक्टिव सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के अलावा मिलती है वो ट्रांसफर काउंट होती है। इंटरेस्ट पेमेंट है, अब इंटरेस्ट पेमेंट आपको वापस तो मिलेगी नहीं, या आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं। तो यहां पर ये इंटरेस्ट पेमेंट है, लोन्स की जो रीपेमेंट है वो है। तो देखिएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब इसमें इन तीनों में एक बात मुझे बताइए, यहां तो सीधी सीधी बात है कि गिफ्ट्स आ जाएंगे, यूनिलैटरल में रेमिटेंसेज आ जाएंगे, मतलब एक तरीके से मॉनेटरी चीजें आएंगी यहां पर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो चीजें हैं गुड्स, अब आप इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। कहने को तो पैसा भी है, लेकिन यहां कमोडिटी के रूप में बात हो रही है, तो गुड्स ऐसी चीजें हैं जिनको टच किया जा सकता है, ये टेंजिबल चीजें, और जिनको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, सर्विसेज हैं, सर्विसेज। इन सर्विसेज को क्या आप छू सकते हैं? मैं ट्यूटर की सर्विस दे रहा हूं, क्या आप मेरी सर्विस को छू सकते हैं? नहीं। तो सर्विसेज कैन ओनली बी फेल्ट, तो ये इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल। और इकोनॉमिक्स ने इनको क्या नाम दिया, इकोनॉमिक्स ने इनको नाम दिया बैलेंस ऑफ विजिबल्स और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो ये जो गुड्स से रिलेटेड है इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स, और ये दोनों जो हैं यूनिलैटरल और सर्विसेज, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ विजिबल्स को और भी एक नाम दिया गया जिसको बोला गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखिएगा इस नाम को, इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी क्या है, बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स।
हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। अब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? देखिए मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जो आपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, तो आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप एक फाइनल अमाउंट देखेंगे, पैसे को देखेंगे आपने, और वो पैसा कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कि आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मॉनेटरी टर्म्स में कोई एक अमाउंट निकलेगी और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तीन तरह का हो सकता है कि या तो यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर निकल आए, या यहां जीरो निकल आए, या यहां नेगेटिव निकल आए। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जीरो निकल आए तो बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और नेगेटिव निकल आए तो आपके पास क्या हो जाएगा? डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यानी कि आप एक्सपोर्ट तो कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। सरप्लस है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, अच्छा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट? करंट अकाउंट। हमने देखा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, या आप एक ऐसी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड उसको बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ systematic record of all the economic transactions between the residents of a country and rest of the world। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने तीन टाइप्स भी देखे, तीन कंपोनेंट देखे पहले हमने कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ही लिख देते हैं बहुत बार। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज इंक्लूडेड इन विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। उसका भी हम देखेंगे वो क्या करता है, वो बैलेंस करता है लगभग चीजों को। देखिएगा करंट अकाउंट में हमने देखा कि करंट अकाउंट एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट नहीं करता, या द अकाउंट दैट डील्स विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, वो करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट दैट इंपैक्ट्स द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस। अब वो एसेट लायबिलिटी स्टेटस को कैसे करता है उसको हम देखते हैं। देखिए हमने देखा है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चीजें आती हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने दो चीजों को ध्यान से देखना है। नेट बोरोइंग्स का मतलब क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। नेट बोरोइंग का मतलब देखिए, नेट बोरोइंग मतलब कि कुछ आपने उधार लिया कहीं से और कुछ आपने उधार दिया कहीं। बाहर के देशों की बात हो रही है, याद रखिएगा, आपने अपने अंदर की गवर्नमेंट को क्या उधार दिया वो सब बात नहीं है, बाहर क्या है। तो ये क्या होगा कि लैंडिंग, यानी कि आपने जो किसी को उधार दिया है तो लैंडिंग माइनस बोरोइंग, लैंडिंग माइनस बोरोइंग जो है वो नेट बोरोइंग्स निकलती है। लैंडिंग माइनस बोरोइंग्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या, आपने जो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट माइनस में जो आपके यहां इन्वेस्टमेंट हुई, आप इसको I1 रख लीजिए, इसको I2 रख लीजिए, इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ये जो चीजें हैं यहां से एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट किया जाता है। मान लीजिए, देखिए हम एक बार दोनों अकाउंट्स को ध्यान से देखते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे पास एक तरफ है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंदर देखिएगा हमने देखा कि एक हम टेबल बना लेते हैं। हम एक तरफ लिखते हैं आइटम्स की कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, एक तरफ लिखते हैं क्रेडिट, यानी कि जहां से इनफ्लो ऑफ डॉलर होगा, डॉलर का इनफ्लो होगा, हमारे पास आएगा डॉलर, और एक तरफ होगा डेबिट। और ये मैं शुरू में ही आपको बता दिया है कि जब हम किसी से भी, चाहे किसी भी तरीके से कोई हमें पैसा देता है तो इनफ्लो होता है,
और किसी भी तरीके से हम देते हैं तो वो आउटफ्लो होता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या था, गुड्स। अगर गुड्स को देखा जाए तो गुड्स का क्रेडिट कब होगा, जब हम अपने गुड्स को, अपने सामान को बाहर बेचेंगे तब वो हमें डॉलर देंगे। यानी कि जब हम अपने गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तब हमारे पास डॉलर आएगा, क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट में, यानी कि इनफ्लो होगा। डेबिट कब होगा, जब हम गुड्स बाहर से मंगवाएंगे तब हमें दूसरे को पैसा देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट में। ये गुड्स का हो गया। दूसरा क्या है जी, सर्विसेज। देखिए सर्विसेज में 3 सर्विसेज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग। खासकर ये 3 ही जो है ऐसी होती हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, हालांकि और भी बहुत सी होती हैं बट मेनली ये 3 होती हैं। यहां देखा जाए तो जब हम अपनी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम सर्विसेज देंगे, आप समझ रहे हैं, इसमें हम सर्विसेज देंगे। जब मान लीजिए हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस की किसी कंपनी को, हम इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कंपनी को बाहर की, तब हमारे पास, यानी कि इसके एक्सपोर्ट से हमारे पास डॉलर का इनफ्लो होगा। और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है यदि हम बाहर से कोई सर्विसेज ले रहे हैं तब डॉलर का डेबिट होगा। तीसरे में हमने देखा ट्रांसफर्स। अगर हम ट्रांसफर्स बाहर वाले, अब देखिए ट्रांसफर में क्या है, ट्रांसफर्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांसफर का मतलब है, यहां दोनों ट्रांसफर्स की बात हम कर रहे हैं। कोई हमें गिफ्ट भेजे, याद रखिएगा, कोई हमें गिफ्ट भेजे, कोई हमें ट्रांसफर करे, तब इनफ्लो होगा। यानी कि जब इंपोर्ट हो इसका तब इनफ्लो होता है, और ट्रांसफर्स का एक्सपोर्ट हो तब आउटफ्लो होता है। याद रखिएगा, मान लीजिए गिफ्ट है, मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज का मतलब होता है यदि भारत का कोई व्यक्ति बाहर, यानी कि यूएस में कोई काम कर रहा है मान लीजिए, तो यूएस में काम करते वक्त वो अपना जो पैसा भारत में भेजता है अपनी फैमिली के लिए, वो रेमिटेंसेज है। तो जब वो रेमिटेंसेज भेजेगा, यानी कि इंपोर्ट साइड में हम उसे लिखेंगे, तब क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो डॉलर्स आरबीआई के पास आएंगे और आरबीआई उसकी फैमिली को रुपए में वो चीज दे देगा। एक्सपोर्ट, अब भारत देखिए यहां पर जो काम कर रहे हैं वो यहां से अपने देश में कोई पैसा भेजेंगे, तब एक्सपोर्ट जब होगा, यहां से भेजा जाएगा, तब डेबिट होगा ट्रांसफर्स में। इसी तरह से मान लीजिए आपने इंटरेस्ट पेमेंट की बात की, इंटरेस्ट पेमेंट, तो यदि कोई हमें पे करेगा, इस साइड लिखा जाएगा इंपोर्ट में, यदि हमें कोई देगा तब हमारे यहां क्रेडिट होगा, और हम किसी को देंगे तो एक्सपोर्ट जब करेंगे तो डेबिट होगा। तो ये करंट अकाउंट में हमने 3-4 चीजें देख ली कि डेबिट और क्रेडिट साइड में। और देखिए अब क्या है कि ये जो गुड्स हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इन गुड्स को बोला जाता है टेंजिबल आइटम्स। और इसीलिए क्या किया गया कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको बताता है, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंफ्यूज हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, और इसी को ही आप किस में बोलेंगे, बैलेंस ऑफ विजिबल्स, बैलेंस ऑफ विजिबल्स। और यहां पर देखा जाए तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और ट्रांसफर्स में देखा जाए तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तब क्या होगा, आपके पास बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आ जाएगा। तो ये बैलेंस ऑफ विजिबल्स है, ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आएगा। अब देखिए क्या होता है, ट्रांसफर्स में भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही होगा। अब क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपने देख लिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, क्या आपने टोटल कितना ट्रेड किया है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मींस एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट बोथ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसमें दोनों जुड़ जाएंगे, वो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है। अब हम देखिए ये तो हो गया हमारा करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की तरफ क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या है,
कैपिटल अकाउंट के अंदर है बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स या दो स्थितियां बनती हैं कि बोरोइंग्स टू अब्रॉड एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। या तो आप विदेशों को उधार दें या आप विदेशों से उधार दें, विदेशों से उधार लें। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। नेट बोरोइंग क्या कहती है? देखिए, नेट बोरोइंग का मतलब होता है कि टू अब्रॉड माइनस फ्रॉम अब्रॉड, और नेट इन्वेस्टमेंट की टू अब्रॉड माइनस फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है एफडीआई, जिसमें 51% शेयर्स ले लिए जाते हैं, और इससे कम होती है, 51% से कम होती है तो एफआईआई होती है वो, यानी कि ये क्या होती है? लेस देन 51% होती है। इसका होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इसको बोला जाता है। टू अब्रॉड माइनस फ्रॉम अब्रॉड इन्वेस्टमेंट की साइड में लिखा जाएगा। तो ये हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट है। अब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को देखेंगे कि वो कहां रोल प्ले करता है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का कहां पर रोल आता है। देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का कहां पर यूज होगा। मान लीजिए करंट अकाउंट है और ये है कैपिटल अकाउंट, और बीओपी क्या होता है? बीओपी होता है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ये बीओपी होता है। देखिए, करंट अकाउंट में हम देखें तो हम देखते हैं, हम फिर से उन चार चीजों को देख लेते हैं। मान लीजिए कि गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स, हमने इनका बैलेंस निकाला, और इस तरफ हम मान लीजिए एक्सपोर्ट रखते हैं माइनस इंपोर्ट रखते हैं। मान लीजिए हमने गुड्स का जो एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू डॉलर में है सारी, और मान लेते हैं वो आती है $100, और हमने इंपोर्ट किया वो आता है $120। ठीक है। सर्विसेज हमने ली, मान लेते हैं कि हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया $150, और हमने सर्विसेज का जो इंपोर्ट किया वो आता है $100। हमने जो ट्रांसफर्स का एक्सपोर्ट किया वो आता है मान लीजिए कि $80, और हमारे यहां जो आए वो आए $120। ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज को देखिएगा, 100 माइनस 120 माइनस 20, 150 माइनस 100 50, एंड 180 माइनस 120 तो माइनस 40। तो इस तरफ का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा -60, और -50 जो आ जाएगा उसमें से तो माइनस का 10 निकलेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस निकलता है -$10, -$10। अब करंट अकाउंट में जब $10 है तो कैपिटल अकाउंट में देखते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में क्या चल रहा है। कैपिटल अकाउंट में हम रखते हैं बोरोइंग्स, और दूसरा हम रखते हैं इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स में देखें तो यहां पर क्या आती है कि टू अब्रोड, हमने कितनी बाहर की, माइनस फ्रॉम अब्रोड। हालांकि मैं आपको बता दूं अब्रोड के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगती। टू अब्रोड माइनस फ्रॉम अब्रोड देखें तो मान लेते हैं कि हमने अब्रोड से जो बोरोइंग्स, हमने बाहर जो बोरोइंग्स दी
वो मान लेते हैं $20 थी, और बाहर से जो हमने लिया वो कितना था, हमने मान लीजिए बाहर से लिया $50। हमने बाहर जो इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट थी मान लीजिए $30, और बाहर वालों ने हमारे यहां जितनी इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट थी मान लेते हैं हम $60। तो इस तरफ जो बैलेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये बैलेंस, ये जो है ये है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। तो इस तरफ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या निकलेगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या निकलेगा, वो 20 - 50 -$30, 30 - 60 -$30, तो ये कितना आ जाएगा, -$60 आ जाएगा। अब देखा जाए तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस टाइम इज बैलेंस ऑन करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, ये आता है बीओपी। तो आपका बीओपी क्या आया, बीओपी आता है -10 + -60, माने -10 - 60 = -$70। ये आपका बीओपी निकल के आता है, बीओपी -$70। देखिएगा आप, काम की बात थोड़ी सी समझनी है, -$70 बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि ये जो $70 हैं ये हम घाटे में हैं, ये हमें देने हैं। आप समझ रहे हैं, ये जो पैसा है ये हमें देना है और हम घाटे में हैं इसमें। तो ये पैसा कहां से आएगा, अब ये जो पैसे हैं कहां से आएंगे, ये पैसे अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से आएंगे। देखिए यानी कि सरकार एस्टिमेशन जब करती है और जब ये सब चलता है तो मान लीजिए $70 बीओपी निकलता है माइनस में, नेगेटिव में, यानी कि डेफिसिट बीओपी आ गया। डेफिसिट बीओपी की कंडीशन है। डेफिसिट बीओपी क्या कहता है, अब डेफिसिट बीओपी कह रहा है कि सरकार को -$70, $70 की माइनस का मतलब है कि $70 और चाहिए हमें। तो जब $70 और चाहिए तो अब ये $70 कहां से आएंगे, देखिए $70 अब आएंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई वहां से $70 जो है आपको दे देगा, यहां पर उसको कैपिटल अकाउंट में एंट्री मार दिया जाता है उसका थर्ड, और वहां पर लिख दिया जाता है क्रेडिट की साइड, यानी कि जो क्रेडिट साइड होती है वहां लिख दिया जाता है $70। तो ये जो जैसे ही यहां पर आता है तो ये कितना हो जाएगा, -60 + 70, क्योंकि क्रेडिट हुआ है आरबीआई के अकाउंट से यहां पर डाला गया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 10। तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। When this is +10 and this is -10, then current account balance plus capital account balance, that is -10 + 10 is 0. तो balance of payment will be 0. आमतौर पर ऐसे ही इसको बैलेंस किया जाता है, लेकिन नुकसान तो हमारा ही हुआ, आरबीआई के रिजर्व्स घट गए। देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है, when there is a deficit balance of payment, the official reserve account of RBI या official reserves of RBI, डॉलर के जो रिजर्व्स उसके पास हैं, they fall, rise, remain constant and none of these। आपने देखा कि जब डेफिसिट होगा तो इसके अकाउंट्स गिर जाएंगे। आरबीआई ने जैसे ही यहां पर $70 दिए तो $70 देते ही क्या हुआ, आरबीआई के पास मान लेते हैं हम x अमाउंट थी फॉरेन रिजर्व की, उसमें से 70 उसने दे दिए, इसका मतलब अब उसके पास x - 70 बचे, मतलब $70 से उसके रिजर्व्स गिर गए। यहीं पर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट +70 आ जाता, $70 आ जाता अगर पॉजिटिव में, तो आरबीआई के यहां पर क्या होता, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की तरफ से डेबिट डाल दिया जाता। ये ₹70 कहां चले जाते, नेगेटिव में होकर के, और चले जाते ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। सो व्हेनेवर देयर इज अ बैलेंस्ड बीओपी, देयर इज नो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। व्हेन देयर इज अ डेफिसिट बीओपी, द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट फॉल्स। व्हेन देयर इज अ सरप्लस बीओपी, द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंक्रीजेज। ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। दूसरा क्या बनता है यहां पर,
अब क्वेश्चन तो यही बनता है, बनाने वाला चाहे कुछ भी बना दे, बेवकूफ़ी की बात होती है वो, तो आप कितना ही नीचे जा सकते हैं। बनने लायक क्वेश्चन एक ये है, एक इसको फॉरेन एक्सचेंज के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है, हम उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हम अब देखते हैं कि बीओपी का जो है फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेशन रहेगा। बीओपी और इसका रिलेशन किससे? फॉरेन एक्सचेंज रेट से। यहां से संभावना ज्यादा है। देखिएगा बीओपी 3 तरह का हो सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डेफिसिट बीओपी, दूसरा सरप्लस बीओपी, और तीसरा होता है बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड में तो कोई इंपैक्ट नहीं होता। इन 2 सिचुएशंस को देखिएगा ध्यान से। डेफिसिट बीओपी इज अ सिचुएशन जहां पर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, देखिएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या ऑफिशियल रिजर्व्स इसमें आरबीआई के डॉलर के गिरते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं, और इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता उसमें। अब देखिए जब आपके पास डॉलर की कमी हो गई, मान लेते हैं कि आर जो है वो है $1 इज टू 70 रुपीज। यहां आपके पास डॉलर की कमी हुई क्योंकि आपने $70 वहां बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो उसको बैलेंस करने में लगाए। तो मान लीजिए आपके पास डॉलर की कमी हुई। अब डॉलर की कमी है तो अब आप डॉलर खरीदेंगे, जब डॉलर खरीदा जाएगा तब डॉलर में क्या होगा, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। When there is a deficit BOP, the official reserve account of the central bank folds, and the central bank requires more foreign exchange, और यहां पर हम डॉलर को रख रहे हैं। So what happens is कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, and whenever there is a rise in the demand for foreign currency or dollar in this case, the exchange rate will rise। R से R1 हो जाएगा, $1 is to 72 रुपीज। भाई हमने यही तो देखा था। देखिएगा इस तरफ क्या था, इस तरफ था उसका डिमांड एंड सप्लाई, और इस तरफ था एक्सचेंज रेट। ये उसका डिमांड कर्व था डीडी, और ये सप्लाई कर्व था, और ये आर फिक्स हुआ था यहां पर जो कि 1:70 था। अब जैसे ही इन लोगों ने डॉलर खरीदा, मतलब डॉलर की डिमांड इन्होंने की, तो डॉलर जब ज्यादा खरीदने लगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डिमांड कर्व D1 शिफ्ट हो गया, तो सप्लाई वही है, और जब डिमांड कर्व बढ़ा, डिमांड कर्व में शिफ्ट आया, तो ये क्या आएगा, R1 पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही डेफिसिट बीओपी आया, डेफिसिट बीओपी गिव्स राइज टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सरप्लस बीओपी की कंडीशन में क्या होगा, सरप्लस बीओपी की कंडीशन में फॉरेन करेंसी की डिमांड गिर जाएगी। हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड है नहीं, तो 2 कंडीशन है कि या तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड यानी कि डॉलर की डिमांड कम कर देंगे, या क्या हो सकता है कि किसी भी कारणों से हम मान लीजिए कुछ भी करने लग गए जिसकी वजह से हमने डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। तो 2 केसेस होंगे, या तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यानी कि D2 आ जाएगा, और यह हो सकता है कि डिमांड कांस्टेंट रहे। देखिए इस केस में भी R3 पर पहुंचा जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा, और अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ गई सेम पर ही, अगर सप्लाई बढ़ जाती है S1 तो यहां पर जब सप्लाई बढ़ जाएगी उसी डिमांड पर तो ऑब्वियसली वो फॉल होगा। तो सरप्लस बीओपी, देखिएगा डेफिसिट बीओपी इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सरप्लस बीओपी डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसका तो कोई असर ही नहीं पड़ता। यही चीज याद रखने की है, 1 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अब 2 जो है रैंडम टॉपिक बच गए हैं। एक है ऑटोनॉमस आइटम्स, और एक है अकोमोडेटिंग आइटम्स।
देखिए ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग को हम समझें, इसमें सिंपल सी बात है, जो ऑटोनोमस है वो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, और ये अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, ये क्यों आते हैं काम, ये बैलेंस करने के लिए, जो इम्बैलेंस हो जाता है, जो एक इक्विलिब्रियम की स्थिति बिगड़ जाती है बीओपी के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बताऊं इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट इज अ ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, ऑटोनोमस आइटम है। बोरोइंग, बोरोइंग क्या है, बोरोइंग बहुत बार हमें अकोमोडेट करने के लिए ली जाती है। तो वो चीजें जो प्रॉफिट मोटिव से की जाएं वो ऑटोनोमस साइड में आती हैं, और जो अकोमोडेटिंग यानी कि जो चीजें केवल बैलेंस क्रिएट करने के लिए की जाएं वो अकोमोडेटिंग आइटम में आती है। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनता है कि ऑटोनोमस को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस आर कॉल्ड अबोव द लाइन एंड दे आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स। यही है इसमें।